हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, हम लोग आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे थे। और दोस्तों, अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग इसकी प्लेलिस्ट में जाके स्टार्टिंग से सारी वीडियोस को देख सकते हैं। और दोस्तों, आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या आरआरबी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी एक मैंने प्लेलिस्ट स्टार्ट की है, जिसमें आरआरबी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हो गए हैं उन सभी के जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को व्याख्या सहित कवर करेंगे। और दोस्तों, ये हम लोग चैप्टर वाइज कवर करेंगे ताकि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हमें ये एनालाइज करने में आसानी रहे। और जो बच्चे अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो और भी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि वो अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे जीके जीएस को कि किस चैप्टर से हमें कैसे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, कैसे फैक्ट कवर करने हैं, कौन से चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से चैप्टर को कम पढ़ के भी हम उसके नंबर अर्न कर सकते हैं। और ख़ासकर दोस्तों, जीके का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, जिसको अच्छे से एनालाइज किए बिना आप लोग नहीं पढ़ सकते हैं। तो अच्छे से एनालाइज करने के लिए वो तीनों ही प्लेलिस्ट आप लोग अच्छे से समझिए। और हाँ दोस्तों, सिर्फ एनालाइज ही नहीं होगा, ये प्लेलिस्ट करके आपके आने वाले एग्जाम्स के बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसकी व्याख्या में उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे फैक्ट हमारे कवर हो जाते हैं, जिससे आने वाले एग्जाम्स में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को हर एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ ना कुछ यूज़फुल मटेरियल मिलता रहेगा इस चैनल से। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। दोस्तों, इसकी पिछली वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन कवर कर चुके थे। और दोस्तों हाँ, अगर आप लोग स्टार्ट एकदम बेसिक से कर रहे हैं तो आप लोगों को बेसिक पेपर पैटर्न भी बता देते हैं कि आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल में टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन जीके के और 35 क्वेश्चन मैथ के और 35 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं। पहला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम 2018 के उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के लिए ध्वज किसने लिया? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पीवी सिंधु ने। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 के उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के लिए ध्वजवाहक बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु थी। ध्यातव्य है कि वर्ष 2022 के कॉमनवेल्थ खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के लिए ध्वजवाहक पीवी सिंधु और हॉकी कप्तान मनप्रीत सिंह थे। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों पॉलिटी से है। भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबद्ध है? तो दोस्तों, इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, नागरिकता से। संविधान के कुछ भाग और उनसे रिलेटेड दोस्तों अनुच्छेद देख लेते हैं। जैसे कि भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, और दोस्तों इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता है। और भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, ये भाग 3 है, इसमें मूल अधिकार दिए गए हैं। भाग 4 के 1 में अनुच्छेद 51A, दोस्तों इसमें हमारे पूरे 11 मूल कर्तव्य हैं, जिसमें 10 मूल रूप से हैं और 11 को बाद में ऐड किया गया है। और उसके बाद दोस्तों भाग 15, इसमें अनुच्छेद 324 से 329 का ए तक निर्वाचन से रिलेटेड आर्टिकल्स दिए गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, आसफ अली। 2 सितंबर 1946 में बनी अंतरिम सरकार में मंत्रियों का विवरण निम्न है। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष और विदेश विभाग के मंत्री थे। वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। आसफ अली रेलवे व परिवहन के मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे और लियाकत अली वित्त मंत्री थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद महासभा में भाग लिया था? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, 1893 में। स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को शिकागो, जो यूएसए में स्थित है, में आयोजित धर्म संसद या महासभा में भाग लिया था। इस महासभा में स्वामी जी ने पश्चिमी दुनिया में हिंदू धर्म और भारतीय आध्यात्मिकता के बारे में उनको परिचय कराया था। भारत इनकी जयंती 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1972 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल्स कहाँ पे आयोजित किए गए थे? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, म्यूनिख में।
20वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल पश्चिमी जर्मनी के म्यूनिख में 26 अगस्त से 11 सितंबर 1972 तक आयोजित किया गया। इस ओलंपिक में शीर्ष पदक तालिका में सोवियत संघ 50 स्वर्ण, 27 रजत, 22 कांस्य के साथ प्रथम स्थान पर था, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय, पूर्वी जर्मनी तृतीय और पश्चिम जर्मनी चतुर्थ स्थान पर था। अगला क्वेश्चन है टंगस्टन का प्रतीक क्या है? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा W। टंगस्टन आवर्त सारणी के छठे अंतर्वर्ती समूह का तत्व है और इसका प्रतीक W और परमाणु संख्या 74 है। इस तत्व के दो मुख्य अयस्क वोल्फ्रामाइट और सिलाइट है। इसका उपयोग बिजली के बल्बों के तंतुओं में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा मानस नेशनल पार्क। चलिए कुछ राष्ट्रीय उद्यान और उनकी अवस्थिति देख लेते हैं। मानस नेशनल पार्क असम में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। साइलेंट वैली दोस्तों केरला में है और नामदफा ये अरुणाचल प्रदेश में। हमारा अगला क्वेश्चन है सरकार किस क्षेत्र में सबसे अधिक संपत्ति रखती है और सभी सेवाएं प्रदान करती है? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र में। सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार सबसे अधिक संपत्ति रखती है और सभी सेवाएं प्रदान करती है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में जो संगठन होते हैं उन पर सरकार का स्वामित्व होता है और इस संगठन का प्रबंधन भी सरकार करती है। इस क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। विश्व में बॉक्साइट के शीर्ष उत्पादक देश निम्न हैं। प्रथम ऑस्ट्रेलिया, द्वितीय चाइना, जबकि बॉक्साइट में शीर्ष भंडार देशों का क्रम गिनी, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से बेयर प्रक्रिया के माध्यम से एल्यूमिनियम का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किसे वोल्टाइक सेल कहा जाता है? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा गैल्वेनिक सेल। वोल्टाइक सेल को गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है। यह सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इसका आविष्कार लुइगी गैल्वानी और एलेसेंड्रो वोल्टा ने किया था। क्लार्क सेल एक तरल रासायनिक सेल है जिसका आविष्कार जोसिया लैटिमर क्लार्क ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा ब्राज़ील। दक्षिण अमेरिका एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के बाद दुनिया का चौथा बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप से दो प्रमुख अक्षांश भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। इस महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश ब्राज़ील, उसके बाद अर्जेंटीना, फिर पेरू, कोलंबिया, बोलीविया, वेनेजुएला, चिली प्रमुख हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा मध्य प्रदेश में। सांची स्तूप भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित है और इसका निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। इस स्तूप को वर्ष 1989 में यूनेस्को की धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा यमुना नदी। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हेमनद से होता है और इसकी सहायक नदियां निम्न हैं। यमुना, रामगंगा, गंडक, कोसी, सरयू, सोन, तमसा यमुना नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है फिलेम कोलेंट्रेट्स का आधुनिक नाम क्या है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा निडारिया जेलीफिश। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। निडारिया का पूर्ण नाम कोलेंट्रेटा था। इसमें हाइड्रा जेलीफिश, समुद्री एनीमोन और कोरल शामिल हैं और इसकी विशेषताएं दोस्तों निम्न हैं। शरीर की दीवार में 3 मूल परतें होती हैं। बाहरी परत मस्कुलोए पिथेलियल परत और गैस्ट्रोवास्कुलर गुहा की आंतरिक परत। पाचन के लिए गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होता है जो एक सिरे पर खुलकर मुंह बनाता है। भोजन को पकड़ने और निगलने में सहायता के लिए मुंह के चारों ओर जाल पाए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों उत्पादों का लेख लागत के संबंध में MRP का पूरा नाम क्या है? तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा अधिकतम खुदरा मूल्य। उत्पादों पर लेख लागत के संबंध में MRP
यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस का पूर्ण रूप अधिकतम खुदरा मूल्य है। यह मूल्य वह मूल्य है जिससे अधिक पर कोई भी दुकानदार अपना उत्पाद नहीं बेच सकता। ध्यातव्य है कि भारत में उपभोक्ताओं को खुदरा विक्रेताओं की मुनाफाखोरी से बचाने और कर चोरी रोकने के लिए 1990 में एमआरपी व्यवस्था शुरुआत की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रोहन बोपन्ना के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, टेनिस। चलिए कुछ खेल और उनसे संबंधित खिलाड़ी देख लेते हैं। तो दोस्तों टेनिस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं लिसेंडर पेस, सानिया मिर्जा, महेश श्रीनिवास भूपति, रोहन बोपन्ना। और क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ी हैं सौरव गांगुली, एम एस धोनी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर। और शतरंज से हैं विश्वनाथन आनंद और आर प्रज्ञानंद। और दोस्तों फुटबॉल से संबंधित हैं सुनील छेत्री, जैक्सन सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 389। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। यद्यपि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। ध्यातव्य है कि संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2001 से 2011 में भारत की जनसंख्या की विकास दर कितनी थी? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 17.64%। वर्ष 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.70% थी, जबकि पिछले दशक यानी कि 1991 से 2001 में 21.5% थी। ध्यातव्य है कि 2011 की जनगणना भारत की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। अगला क्वेश्चन है, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया संगठन के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। वर्ष 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में दादा भाई नौरोजी ने की थी और इस संगठन का उद्देश्य ब्रिटिश जनता के बीच भारत के हितों से संबंधित प्रश्नों को उठाना था। ध्यातव्य है कि एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष लॉर्ड लिवेडेन थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, समझौता दंगा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। समझौता दंगा आंदोलन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। यह अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनाई गई फूट डालो और राज करो की नीति का एक उदाहरण था। गांधी जी ने इस घोषणा के विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहाँ है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत वर्ष 1988 में किया गया था और यह एक अर्धन्यायिक आयोग है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष श्री अमरेश्वर प्रताप शाही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक सभा की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1946 में। संवैधानिक सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 में की गई थी और इस सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस सभा की स्थापना का उद्देश्य भारत के संविधान के लिए मसौदा तैयार करना था। ध्यातव्य है कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था और दोस्तों 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी सदस्य बनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना या प्रेम्बल शब्द का अर्थ है? तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, संविधान का परिचय। प्रस्तावना का अर्थ है परिचय, अर्थात संविधान का परिचय या भूमिका है। संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में रखा था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, एल्बर्ट बिल पेश किए जाने पर ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था?
दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। दोस्तों इल्बर्ट बिल पेश करते समय ब्रिटिश भारत का वायसराय लॉर्ड रिपन था और इनका कार्यकाल वर्ष 1880 से 1884 तक था। इस बिल को पेश करने का उद्देश्य भारतीय न्यायाधीशों को सत्र अदालतों में ब्रिटिशों से जुड़े मामलों में मुकदमा चलाने की अनुमति देना था। ध्यातव्य है कि इल्बर्ट बिल का मसौदा सर कर्टेने पेरेग्रिन इल्बर्ट ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे। बौद्ध भिक्षु फाहियान पिंगयांग निवासी गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल यानी कि 375 ईस्वी से 414 ईस्वी तक का उनका शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था और उसकी यात्रा का उद्देश्य भारत से बौद्ध ग्रंथ एकत्रित करके चीन ले जाना था। इसके पुस्तक का नाम फोक्यो की है। दोस्तों आज के सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं और इसके अगली वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस यानी कि नेक्स्ट सेट के क्वेश्चंस को कवर करेंगे।